हेलो बच्चों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री ज्ञान पर। हेलो बच्चों, आज हम सीखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का वेपर प्रेशर, इससे क्या मतलब है समझेंगे। जैसे मेरे पास ये एक कंटेनर है, ये एक क्लोज कंटेनर है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं और इसमें कोई लिक्विड है। तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद ये जो लिक्विड है ये वेपर में चेंज हो जाएगा और वेपर में चेंज होकर कहां आ जाएगा, इसके ऊपर ये देखो ऐसे। और ये जो वेपर है वह इसी लिक्विड के ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर एक्सर्ट करेगी। इसी को हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ये जो कंडीशन होती है इसमें इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कहने का मतलब यह है कि जो रिएक्शन है वो रुक सी जाती है। रेट ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि लिक्विड की वेपर में चेंज होने की रेट, और रेट ऑफ कंडेंसेशन वेपर की वापस लिक्विड में चेंज होने की टेंडेंसी जो रेट होती है वो दोनों इक्वल हो जाती है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ लिक्विड ऑन सरफेस एट इक्विलिब्रियम एंड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखो बच्चों, यह वेपर प्रेशर दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। नंबर 1, टेम्परेचर। अगर मान लो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं, ये मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो क्या होगा, इंक्रीज करने पर ये जो लिक्विड है यह ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होंगे और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मोर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है नेचर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड हमारे पास है, अगर उसमें मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स वीक है, इनको आपस में बॉन्ड करने वाला जो फोर्स है वो वीक है, तो क्या होगा, वीक बॉन्ड की वजह से ये इजीली कहां चेंज हो जाएंगे, वेपर में, और वेपर में चेंज हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होगा उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा, और जिनका इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो बच्चों, अब हमारा टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। देखो बच्चों,
राउल्ट्स लॉ टू टाइप के सॉल्यूशन के लिए है। एक तो वो सॉल्यूशन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करते हैं, एक वो सॉल्यूशन जो वोलेटाइल सॉल्यूशन कंटेन करते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि सर वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या है। देखो, वे सब्सटेंस जो वेपर में चेंज हो जाते हैं। इथेनॉल वेपर में चेंज होता है, कन्वर्ट होता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं या थोड़ा सा भी हम उसको ओपन छोड़ देते हैं, किसमें चेंज होता है वो वेपर में इजीली। ठीक है, मेथेनॉल वो भी क्या है, वेपोराइजेबल है। तो वे सब्सटेंस जो वेपर में चेंज हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, वोलेटाइल। नेप्थेलिन वोलेटाइल, लेकिन जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते जैसे कि सोल्ट है, NaCl, जैसे कि शुगर है, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं होते, तो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हम पहले जो लॉ है वो नंबर 1 है, फॉर सॉल्यूशन containing volatile solute, for solution containing volatile solute। इस प्रकार के सिस्टम को लिक्विड सिस्टम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिक्विड सिस्टम। तो ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट है उनका पार्शियल प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये लॉ सुनते ही आपको पुराना कुछ याद आ रहा होगा, हेनरी लॉ। उसने भी तो यही कहा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ये भी वही कह रहा है। तो वी कैन से इट इज द स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि माना हमारे पास सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, ए एंड बी। तो क्या बोलेगा ये लॉ, partial pressure of A is directly proportional to mole fraction of A। क्लियर। अगर मैं इस प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाता हूं तो क्या आ जाएगा, P नोड A। ये P नोड A क्या है, इट इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। प्योर वेपर प्रेशर कहने का मतलब जब ये ए किसी के साथ मिक्स नहीं था, अकेला था, तो इसका प्योर वेपर प्रेशर कितना होता है, उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर वेपर प्रेशर। अगर मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के लिए बोलूं तो क्या बोलूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पी नोट बी एक्स बी। वापस वही बात, पी नोट बी ये क्या था, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए, अकेले का वेपर प्रेशर, जब वो मिक्स नहीं था। तो ये भी क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है। अगर मैं बात करूं इस सिस्टम की, इस सॉल्यूशन की, तो इसका जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। अगर हमें इसका टोटल वेपर प्रेशर निकालना है तो क्या करना होगा, सभी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को हमें सम करना होगा।
आपको अगर ध्यान आ रहा हो तो इट इज द लॉ ऑफ डोल्टन। डोल्टन ने कहा था कि अगर हमें किसी भी मिक्सर ऑफ गैस का टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है तो वह जितने भी गैसें हैं उनके पार्शियल प्रेशर का सम होगा। तो वही बात, तो टोटल वेपर प्रेशर है वो जितने भी कंपोनेंट है उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। ठीक है, आप लोग एक बार टर्म सुन रहे होंगे वेपर प्रेशर, तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि वेपर प्रेशर में और गैस के पार्शियल प्रेशर में क्या डिफरेंस है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, P इज इक्वल टू पी ए, ये रहा हमारे पास P नॉट ए एक्स है, पी बी P नॉट बी एक्स बी। क्लियर। अब देखो बच्चों, हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस निकालने के लिए। तो डेरिवेशन में हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सोल्यूट की। तो हम तो जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन हमेशा उसके कंपोनेंट का सम करने पर इक्वल टू 1 होता है। तो मैं यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को रिमूव कर सकता हूं और क्या लिख सकता हूं कि एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ये वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं। तो क्या बोल सकता हूं, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पी नोड ए माइनस पी नोड ए एक्स बी प्लस पी नोड बी एक्स बी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो हम क्या करेंगे, उसको कॉमन ले लेंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस पी नोट बी एक्स बी पी नोट ए एक्स बी। तो कॉमन ले लीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है ये, तो आगे वैल्यू क्या हो जाएगी, P माइनस पी नॉट ए एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट P माइनस और ये हमारे पास क्या आ गया, फॉर्मूला। क्लियर है। इस फॉर्मूले से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकाल सकते हैं उन सॉल्यूशंस के लिए जिनमें जो सोल्यूट है वो क्या हो, वोलेटाइल हो, वो क्या हो, वोलेटाइल सोल्यूट हो। क्लियर बात है। दूसरा, हमें ये वाली इक्वेशन ध्यान रखनी है। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में हमें बहुत सी बार टोटल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बीच में ग्राफ दिया जाएगा। जैसे मैं क्या लिख सकता हूं, P इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी। तो उस ग्राफ में ये तो किसको करेगा रिप्रेजेंट, y को, P नोड ए इंटरसेप्ट x, और यहां हमारे पास क्या होगा, m, स्लोप क्या होगा, m। P नोड b माइनस P नोड a स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमें ये याद रखना है, ध्यान रखना है एक ही। ठीक है, अगर हम आगे चाहें तो इसको और इस डेरिवेशन को और आगे कैरी कर सकते हैं। कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होता है, मोल ऑफ बी अपॉन टोटल मोल। अगर माना इफ solution is very dilute,
मोस्टली जो सॉल्यूशन होते हैं क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं। क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज वेरी लेस देन अमाउंट ऑफ सोलवेंट। तो अगर हम ऐसा माने तो इस कंडीशन में Na प्लस Nb इक्वल टू क्या हो जाएगा, Na। तो इसको मैं आगे कैसे कैरी कर सकता हूं, Nb Na P माइनस P नोड A अपॉन P नोड B माइनस P नोड A। अगर हम इसको और आगे चाहिए, क्या आ गया, मोल। अगर आप चाहे कि सर वेट ऑफ सोल्यूट भी निकालना है तो हम उसके लिए भी इसे और आगे कैरी कर सकते हैं। मोल ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। Na क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोलवेंट एंड मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू P माइनस P नोड A P नोड B माइनस P नोड A। ये फॉर्मूला आपको तब यूज करना है जब उसने क्या पूछा हो, वेट ऑफ सोल्यूट या मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट पूछा हो। किसके लिए, उन सॉल्यूशंस के लिए जो वोलेटाइल सोल्यूट को कंटेन करते हैं। क्लियर है, आ गया समझ में? लिख लीजिए आप लोग, जो जो 3 फॉर्मूले हैं हमारे काम आएंगे मेनली, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए, हम मानते हैं लेट A इज मोर वोलेटाइल देन B। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, A ज्यादा वोलेटाइल है, यानी कि A का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा। अब देखो बच्चों, हम ग्राफ खींचते हैं, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। मान लिया इधर मोल ऑफ ए क्या थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या था, 0, और इधर क्या हो गया, 1। देखो बच्चों, हम जानते हैं पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए एक्स है। इसका मतलब यही तो हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंक्रीज करेगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ ए है वो भी क्या होगा, इंक्रीज। और क्या आएगी, एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन आएगी ये। अब देखो, जब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। उस कंडीशन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है वो किसके इक्वल हो जाएगा, पी नोड ए। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, ये किसकी वैल्यू हो गई, पी नोड ए की। यही मैं किसके लिए बना सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के लिए। इधर से करता हूं मैं स्टार्ट, क्या है ये 0 और इधर क्या है 1। तो ये भी क्या होता है, तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंक्रीज करेंगे तो जो वेपर प्रेशर है ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो भी क्या होगा, इंक्रीज। और ये क्या हो जाएगा, पी नोट बी। इसके वेपर प्रेशर को मैंने इसके वेपर प्रेशर से कम रखा है, क्यों? क्लियर है? ठीक है। अब अगर मान लो मुझे किसी भी टाइम पर मुझे टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, टोटल वेपर प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। माना कि मुझे यहां पर इस जगह मुझे क्या निकालना है, टोटल वेपर प्रेशर। तो यहां पर किसके मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, बी के ज्यादा है और ए के कम है। तो बी का
जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, ज्यादा। ये देखो आप लोग, ये ना, और ए का क्या होगा, कम। और इन दोनों का जब मैं सम कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। तो मैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पीए को, पीए। और पीए इक्वल टू क्या होता है, पी नोट ए एक्स है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये स्ट्रेट लाइन पीबी को, पी नोट बी एक्स बी। क्लियर है। चलो अब हम आते हैं राउल्ट्स लॉ उन सॉल्यूशंस के लिए जिनमें सोल्यूट वोलेटाइल ना हो, नॉन वोलेटाइल हो, तो क्या कहेगा। देखो सेकंड, फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, इसको हम सॉलिड लिक्विड सिस्टम भी बोल सकते हैं। ध्यान से सुनेंगे। लो क्या बोलता है कि टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जो टोटल वेपर प्रेशर है वह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होता है। ऐसा क्यों बोला, इस बात को हम समझ लेते हैं। देखो हम जानते हैं कि टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, उसके कंपोनेंट के, जितने भी कंपोनेंट है उन सभी के वेपर प्रेशर के, उन सभी के पार्शियल वेपर प्रेशर के। लेकिन मैंने क्या कहा, सोल्यूट क्या था, नॉन वोलेटाइल, तो ये तो वेपर में चेंज होगा ही नहीं। जब ये वेपर में चेंज होगा ही नहीं तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर लगाएगा ही नहीं, तो इसको क्या मानेंगे हम, नेग्लिजिबल। तो इस कंडीशन में P क्या हो जाएगा, PA के इक्वल। इसलिए राउल्ट्स ने क्या बोला कि द टोटल वेपर प्रेशर फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। अब हम यहां से हम आगे क्या निकालते हैं, डेरिवेशन। तो देखो P इक्वल टू PA, तो यहां पर हम जानते हैं PA क्या होता है, वही PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। जो भी वोलेटाइल है, वेपर में चेंज हो सकता है, उसका वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, जो अभी लिखा था ये, तो क्या लिख सकता हूं, P इक्वल टू P नोड A एक्स ए। क्लियर हो गया। अब हमें एक्स ए फाइंड आउट करना ही नहीं, हमें तो क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हम तो जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, P इक्वल टू P नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। आगे क्या लिख सकता हूं, P इक्वल टू P नोड ए माइनस P नोड ए एक्स बी। क्या फाइंड आउट करना है मुझे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो क्या हो जाएगा, P नोड ए एक्स बी इज इक्वल टू P नोड ए माइनस P। तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, P नोड ए माइनस P नोड ए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब बच्चों आप लोग देख रहे हो कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसमें से माइनस हो रहा है, P नोड ए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मैंने अभी अभी स्टार्टिंग पढ़ाया था कि प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तभी तो ये क्या होता है हमेशा ज्यादा। तो इस P नोड ए में से प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में से
वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर माइनस किया जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमारे आगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आएगा, मैं पहले बोल चुका हूं। और अब देखो बच्चों, अगर इस पी नोड ए को मैं नीचे ले आता हूं तो ये क्या हो गया? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रेस्पेक्ट टू पी नोड ए। टोटल वेपर प्रेशर नीचे है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, उसके रेस्पेक्ट में कितना वेपर प्रेशर कम हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, हम चाहे तो इस फॉर्मूले को और आगे बढ़ा सकते हैं। मैंने बताया आपको क्या मान सकते हैं हम? अगर सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट है तो XB इज इक्वल टू क्या होता है? अभी बताया था मैंने, NB अपॉन Na प्लस NB। और फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं? राइट, वही चल रहा है फॉर्मूला। तो XB क्या हो सकता है? तो इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं? NB अपॉन Na P नोड A माइनस P अपॉन P नोड A। या आगे और कंटिन्यू करें, WB अपॉन MB MA अपॉन WA P नोड A माइनस P अपॉन P नोड A। कब? जब सॉल्यूशन वेरी डाइल्यूट हो। अगर मान लो सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है, अगर क्या मान लिया जाए, इसे में मान लेते हैं, इफ सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, इस कंडीशन में हमें XB इज इक्वल टू NB अपॉन Na प्लस NB ही लिखना पड़ेगा। अब हम Na प्लस NB को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Na नहीं मान सकते, तो उस कंडीशन में हम फॉर्मूले में क्या चेंज होगा वो देखेंगे। देखो ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं? NB अपॉन Na प्लस NB P नोड A माइनस P अपॉन P नोड A। इसको हम आगे सोल्व कर लेते हैं, इसको हम रिवर्स कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? Na प्लस NB अपॉन NB P नोड A माइनस P। या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? Na अपॉन NB प्लस NB अपॉन NB P नोड A माइनस P। NB से NB कैंसिल किया जाएगा 1, तो क्या लिख सकता हूं मैं? Na अपॉन NB, 1 इधर भी देता हूं, P नोड A माइनस P माइनस 1। एलसीएम ले सकते हैं हम, क्या आएगा एलसीएम? P नोड A माइनस P। तो एलसीएम क्या आ गया इधर? P नोड A माइनस, और क्या आ जाएगा इधर? P नोड A माइनस P। इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? Na अपॉन NB P नोड A माइनस P नोड A प्लस P नोड A माइनस P नोड A से P नोड A कैंसिल। ठीक है, अब मैं इसको वापस रिवर्स कर देता हूं और क्या लिख सकता हूं? NB अपॉन Na P नोड A माइनस P अपॉन P। देखो बच्चों, दोनों ही डेरिवेशन में अंतर आया है। जब वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन माना हमने, तब तो फॉर्मूला क्या आया था? NB अपॉन Na इज इक्वल टू P नोड A माइनस P अपॉन P नोड A। वहां पर क्या आया? NB अपॉन Na इज इक्वल टू P नोड A माइनस P अपॉन P।
टोटल वेपर प्रेशर नीचे आया यहां पे प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि किसके लिए था, वेरी डाइल्यूट के लिए, वो किसके लिए है, नॉन डाइल्यूट के लिए। तो फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, देखो एक सिंपल सी ट्रिक देता हूं यहां पर। अगर आपसे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा गया है, सीधा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या है, तब तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला लिख देता हूं मैं यहां पे, ये कब यूज करना है भाई, आपको बहुत सी बार पता नहीं चलता ना कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है कि नॉन डाइल्यूट है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्वेश्चन में पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर मोल पूछे जाए या वेट ऑफ सॉल्यूट या मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट पूछा जाए तो आप केवल ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्लियर है, बेटा दूं? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये XA XB क्या है, मोल फ्रैक्शन है ऑफ A, बट किसमें, लिक्विड में। ये किसमें है, लिक्विड में। ये भी मोल फ्रैक्शन ऑफ B है, किसमें, लिक्विड में। लेकिन अगर हमसे मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछ लिया जाए, चलो बच्चों बात को देखो, ये लिक्विड है, माना कि इसमें मेथेनॉल है और इथेनॉल भी है, CH3OH C2H5OH। यही किसमें चेंज होंगे, वेपर में, और ये क्या लगाएंगे, प्रेशर। तो मोल फ्रैक्शन दोनों जगह होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और वेपर में भी होते हैं, गैस की फॉर्म में भी होते हैं। अभी तक हम जो निकालना सीख रहे थे वो लिक्विड में थे। अगर हमसे वेपर फेज में पूछ लिया जाए तो कैसे फाइंड आउट करें, हम पहले पढ़ चुके हैं स्टेट ऑफ मैटर में। हमें पता है, हमें क्या पता है कि इन गैस पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो अगर हमें किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना है या उसका पार्शियल प्रेशर निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, हमेशा करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो माना मैंने A के मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज में क्या मान रहा हूं, YA। B के मोल फ्रैक्शन किसमें, वेपर में। XA क्या थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड। YA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ A PA इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ये गैस के लिए लिखते हैं, हो गया ये। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज, इन वेपर फेज हम कैसे निकाल सकते हैं, PA अपॉन P, टोटल P क्या दिखा रहा है, टोटल प्रेशर को। हम इसको अगर चाहें, जैसे मान लो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ A गिवन नहीं है, तो फिर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज कैसे निकालेंगे। अगर हमें लिक्विड में गिवन हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हमें YB निकालना है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, PB अपॉन P। हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ B गिवन नहीं है और हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज, बट हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन लिक्विड गिवन है। तो हम क्या करेंगे, YB P नॉट B XB अपॉन। क्लियर। इन फॉर्मूले से हम Y मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड
एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, दोनों के बीच में रिलेशन भी निकाल सकते हैं। इन दोनों का रेशियो P नोड A अपॉन P होगा। क्लियर है? ओके। तो बच्चों अब हम कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल रिलेटेड टू राउल्स लॉ। देखो इस क्वेश्चन में हमें वेट ऑफ मेथेनॉल इथेनॉल गिवन है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ मेथेनॉल इथेनॉल गिवन है, और हमें क्या निकालना है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एवरी कंपोनेंट, टोटल वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। तो बच्चों पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, जिसका हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है वेपर प्रेशर, उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट एंड मोल फ्रैक्शन। प्योर तो है तो क्या नहीं है, मोल फ्रैक्शन। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, वेट गिवन है, गिवन वेट से हम क्या निकाल लेते हैं, मोल, मोल ऑफ मेथेनॉल। क्या फॉर्मूला होता है मोल का, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना आ गया, 1। मोल ऑफ इथेनॉल, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना आ गया, 0.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ मेथेनॉल, मोल ऑफ मेथेनॉल अपॉन टोटल मोल, यानी कि मोल ऑफ मेथेनॉल प्लस मोल ऑफ इथेनॉल। कितने हैं मोल, 1। ये कितना है, 1 प्लस 0.5, कितना हो गया, 1 अपॉन 1.5, 2/3। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, अगर ये 2/3 है, हमें पता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, अगर ये 2/3 है तो कितना आएगा, 1/3। या फिर आप लोग निकाल लिए, मोल कितने हैं इसके, 0.5, टोटल मोल कितने हैं, 1.5, क्या हो गया, 1/3। ये हमारे पास क्या आ गए, मोल फ्रैक्शन। अब हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ मेथेनॉल, प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर कितना है, 90, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ, कितना मोल फ्रैक्शन है, ये रहा 2/3, कितना हो गया, 60 mmHg। ऐसे हम निकाल लेंगे किसका, इथेनॉल का, कितना है, 51, ये रहा 1/3, कितना आ गया, 17 mmHg। हमें पता है कि जब हम सभी पार्शियल प्रेशर का सम कर देते हैं तो वह टोटल वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। तो टोटल वेपर प्रेशर कितना आ गया, 60 प्लस 77 mmHg। क्लियर? अब हमें केवल क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। और वेपर फेज में का फॉर्मूला क्या है, तो मुझे वेपर फेज ऑफ मेथेनॉल निकालना है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था कि पार्शियल प्रेशर इसका अपॉन टोटल, कितना है इसका पार्शियल प्रेशर, यहां पर देखिए आप लोग, 60 अपॉन कितना टोटल है, 77, कितना रहेगा, 0.77। अब जैसे मोल फ्रैक्शन हमेशा सम हमेशा 1 होता है, वेपर फेज में भी क्या होगा, 1। चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, नहीं तो फॉर्मूला है हमारे पास में, कितना होगा, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल कितना है, 17 अपॉन 77, 0.23। और ये क्या हो गया हमारा आंसर।